So we are continuing thyroid gland. Thyroid gland it means basically इसका हमने origin की बात किया था. Origin क्या होता है? एंडोडर्मल origin होता है. क्लियर है? तो इसका आपको थोड़ा डायग्राम बनाना है. जब उसको आप अंदरूनी तौर से देखोगे, एनाटॉमी करके देखोगे, तो माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर में कुछ आपको सेल्स दिखेगा. हमने बात किया था कि इसके पास क्या होता है, स्ट्रोमा होता है और कुछ फॉलिकुलर सेल्स होते हैं. उन्हीं का आपको डायग्राम बनाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द डायग्राम. Sir, by Thyroid gland in which it consists of stroma as well as follicular cells, and this is the microscopic structure of thyroid gland. I was asking that what is the shape of thyroid gland? H. H shape होती है. बाइलोब, सिंगल लोब, ट्राइलोब, थ्री लोब, फोर लोब. बाइलोब होती है. ठीक है. इनके बैक साइड में 4 कौन से ग्लैंड होते हैं? पैराथायरॉइड. ठीक है ना. आगे बढ़ो. Yes, sir. एवरीवन डन? Do it fast. ये जो आपको सेल दिख रहे हैं, कुछ सर्कुलर, कुछ डिफरेंट डिफरेंट शेप के, इसी के अंदर वो उनके हॉर्मोन्स का स्टोरेज होता है. ठीक है. डन? अरे हाँ या ना? सो मूविंग टू नेक्स्ट. ये हमने लिख चुका था. इट इज बाइलोब. थायराइड ग्लैंड इज बाइलोब स्ट्रक्चर. एंडोडर्मल तो होता ही होता है. ठीक है. हाँ. contains, yeah, we can say it has stroma as well as follicles. क्लियर है? ऐसा लिखिए, composed of follicles and stromal tissue. कोई दिक्कत है बताइए. हेलो. Nice. And both lobe are connected with a structure, connective tissue. उसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? Isthmus. Both lobes are connected by non-glandular. ध्यान रहे, it is non-glandular. connective tissue. और इस कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग isthmus बोलते हैं. Is it clear? Means we can say it is the connecting stud or connecting part between the lobes of the thyroid gland. We call it as isthmus. Is it clear to everyone? Yes. हाँ जी. हाँ. थायराइड ग्लैंड के अंदर जो थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, बेसिकली उसके अंदर क्या क्या आपके आएगा? फॉलिकुलर सेल्स आएगा, एक कैविटी आएगी. क्लियर है? जो कि टेट्राआइडोथायरोडिन को रिलीज करता है, मतलब उसको सेक्रेट करता है और उसको वहां पर स्टोर भी करता है. क्या क्लियर है सबको? हेलो. Yes. तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुका था कि जो इसके पास फॉलिकल्स होते हैं, ये फॉलिकल्स होते हैं बेसिकली दीज आर स्कैटर्ड इन द थायराइड ग्लैंड. यस और नो? और जिस लूज कनेक्टिव टिश्यू में ये फैला हुआ होता है, जिसमें वो प्रेजेंट होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं. हाँ कि ना? और इसको, इनके फॉलिकल्स को कवर करके एक वाल बनाता है. किसका? क्यूबोइडल एपिथेलियम का. हाँ कि ना? जो हमने अभी जस्ट बैक साइड में पढ़ा अभी.
क्यूबिटल एपिथेलियम दैट इज द फॉलिकुलर सेल्स। फिर इसके अंदर क्या बनेगा, वो टेट्राआइडोथायरोन मतलब जो मेन हार्मोन है थायरोक्सिन का फॉर्मेशन होगा। क्या क्लियर है सबको? अरे बोलो। Yes, sir. इसमें जो हार्मोन का प्रोडक्शन होता है वो इनएक्टिव स्टेट में, ये मैंने क्या पॉइंट लिखाया था, तो आप नोट डाल के या फिर ऐसा पॉइंट डाल के लिखिए, नोट डाल के पॉइंट लिखिएगा कि थायराइड ग्लैंड इज द ओनली ग्लैंड, थायराइड सर लिखा है। ग्लैंड लिखाया है, हाँ सर। the only endocrine gland which release their hormone, which secrete their hormone in inactive state। ठीक है, तो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे ही एक्टिव होगा। तो इसका अलग अलग फॉर्म होता है, एक होता है T3, एक होता है T4। क्लियर है? Yes, sir. पहले बनेगा क्या ये T4 में, फिर जब उसको जरूरत पड़ेगी तो T3 में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? Yes, अरे sir. बोलो। हाँ, अच्छा हमने कैल्सिटोनिन में बात कर लिया था, TCT थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन बात किया था। हाँ, कि जो sir. इसके अंदर कुछ पैराफोलिकुलर सेल्स हमने भी जो डायग्राम में पढ़ा, ये क्या रिलीज और क्या सेक्रेट करता है, ऊपर वाले पैराफोलिकुलर सेल्स, इट सेक्रेट एंड रिलीज क्या, कैल्सिटोनिन, इनको हम लोग TCT भी बोलते हैं। तो ब्रैकेट में जो आता है उसको लिख सकते हो TCT, मतलब इनका सेक्रेशन और उसका रिलीज यही कौन करता है, पैराफोलिकुलर सेल्स। क्लियर? Yes, sir. बोलो। तो नेक्स्ट इसमें लिखेगा हार्मोन का प्रोडक्शन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। इसके अलग अलग फॉर्म पे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट हार्मोन इज द T3, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। T3 का मतलब ट्राई आयोडोथायरोनिन। इट इज इन 20%, मतलब पूरा जो हार्मोन बनेगा उसका कितना होगा, ये 20% होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है T4, इसका मतलब पहले वाला अगर ट्राई था तो ये वाला क्या होगा, टेट्रा होगा। Tetra. टेट्रा आयोडो थायरोनिन, इट इज 80%। और मेनली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन बोलते हैं। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हुआ कि जो सेक्रेशन ऑफ T4 है इज मच मतलब 4 times ग्रेटर देन द T3। अरे Yes, बोलो sir. कि टेट्रा आयोडोथायरोनिन जो कि 80% है, इनका सेक्रेशन इज मच मोर हायर देन T3। यस और नो? इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो T3 वो मच मोर इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू T4। अरे बोलो ना, क्योंकि जो काम ये 20% कर रहा है वो उसको 80% करना पड़ रहा है, तो इफेक्टिव ज्यादा T3 हुआ T4 हुआ, T3। T3। मतलब ये हुआ कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि T3 इज 4 times effective, मोर इफेक्टिव देन T4। तो एक पॉइंट डाल के लिखेगा इसमें, स्टार बना के लिखेगा कि सेक्रेशन ऑफ T4 is larger than T3 and T3 is 4 times more effective than T4। Is it clear? Yes or no? मुझे समझा नहीं। एक मिनट, T4 होगा फॉर्मूला। मैंने बोला जब इनका प्रोडक्शन होता है तो T3 भी बनते हैं, T4 बनते हैं। क्लियर है? क्योंकि Yes, sir. क्योंकि मैंने क्या बोला कि ये इनएक्टिव स्टेट पे होता है। किस पे होता है,
जब ये हार्मोन बनते हैं किसको होता है, इनएक्टिव स्टेट पे। तो जब जब इनको जरूरत पड़ेगी ये T4 T3 में कन्वर्ट होगा, इसीलिए ड्यूरिंग फॉर्मेशन T3 का अमाउंट काफी कम होता है। और अमाउंट कम है, कितना कम है, 20% है, दूसरा 80% है। तो क्या अराउंड 4 टाइम्स ज्यादा है। Yes, sir. इसका मतलब कि जो काम वो T3 20% कर रहा था वो T4 का 80% कर रहा है, इनका ये अमाउंट कर रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इनका जो इफेक्टिवनेस है T4 से ज्यादा है T3 का। जैसे वो टारगेट ऑर्गेन टारगेट सेल तक पहुंचेगा तो दिस T4 इज कन्वर्टेड इनटू T3। यस और नो? आगे बढ़ो। Yes, sir. उसमें नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू करके लिखेगा, ऑन रीचिंग टारगेट टिश्यू T4 converted into T3। कोई दिक्कत? बोलो। और ये थायरोक्सिन है, या हम लोग टेट्रा आयोडोथायरोडीन बोलते हैं, बेसिकली ये टायरोसिन अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है। यस और नो? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, टेट्रा आयोडोथायरोडीन या थायरोक्सिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन अमीनो एसिड। क्लियर? हेलो, अरे बोलो यार। Yes, sir. हाँ, तो जो अभी हमने कुछ स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलिकल्स, इन्हीं फॉलिकल्स के अंदर क्या होते हैं, ये कोलाइड के फॉर्म में अंदर स्टोर होते हैं। सो वी कैन से द थायराइड हार्मोन इन द फॉर्म ऑफ थायरोग्लोबुलिन is stored in the follicles, that amount is much more sufficient to supply to the body with normal requirement as well as normal function of the body। क्लियर है? इसीलिए वो जमा होकर के बनने के बाद स्टोर रहता है। देन व्हेन नीडेड, जैसे मेटाबॉलिज्म में, क्योंकि उसका अपना बॉडी में यही एक हार्मोन है जो उसका पूरे मेटाबॉलिज्म में बहुत इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनका डिसबैलेंस से बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है, मतलब पूरा जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वही गड़बड़ हो जाती है। इसलिए थायरोक्सिन का, इसलिए फूड में प्रॉपर आयोडीन का होना भी बहुत जरूरी होता है। बोलते हैं ना कि आयोडाइज सॉल्ट बोल या फिर टेबल सॉल्ट हम कंज्यूम करते हैं। क्या क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ। सो इनके जो रिक्वायरमेंट है, तो द थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन अप्रॉक्स 120 माइक्रोग्राम एवरी डे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन। कितना? 120 माइक्रोग्राम। कोई दिक्कत है? अरे बोलो। नहीं सर। और जब इसका जो फॉर्मेशन होती है, इसके अंदर इतना स्टोर होता है कि वो नेक्स्ट 3 मंथ के लिए वो सफिशिएंट है। ऑब्वियसली बनने के बाद स्टोर होगा, अगर बाय द वे किसी वजह से नहीं भी हो पाती है, ऐसा नहीं कि अगर अगले दिन हम नमक नहीं खाए तो अपने थायराइड में कुछ प्रॉब्लम होने लग गया। समझ में आ रही है? अरे बोलो। सो ऐसा नहीं हो पाए इसलिए क्या करता है, वो स्टोर करता है और इसको हर वक्त जरूरत पड़ती है। दैट्स वाई इस तरीके से फिनोमेना अपने बॉडी में होती है। कोई दिक्कत? तो टेट्रा आयोडोथायरोडीन बोले या थायरोक्सिन बोले या T4 बोले, बात बराबर है। और दूसरा क्या होता है, उसका दूसरा फॉर्म क्या होता है, T3 होता है। अरे बोलो। और इनके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल रेट ऑफ सिंथेसिस के लिए आयोडीन का होना बहुत जरूरी है। क्लियर? Yes, नेक्स्ट sir. बात करते हैं इसका फंक्शन के बारे में। फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन, फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन। जब इसके थायरोक्सिन के इसके फंक्शन की बात करेंगे तो मालूम चलेगा, पहला हम लोग बात करेंगे किसका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है।
जब आप ग्रोथ की बात करोगे ना, तो ग्रोथ अलग अलग टाइप का होता है। एक तो फिजिकली हो गया, अरे बोलो, एक सेक्सुअल ग्रोथ हो गया, मींस सेक्सुअल मैच्योरिटी हम बोल सकते हैं। तीसरा होता है मेंटल ग्रोथ, जो कि बहुत जरूरी है। फिजिकल ग्रोथ ज्यादा हो ना हो उतना मैटर नहीं करता है जितना मेंटल मेंटल माने रखता है। क्लियर है? अगर यही थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन में अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी में प्रॉब्लम होने लगे, तो बच्चे का क्या होता है, मेंटली रिटार्डेशन होता है। बच्चे में जो ग्रोथ होती है वो स्टंट, मतलब ग्रोथ रुक जाती है, उसको बोलते हैं स्टंटेड ग्रोथ। फिर ड्वार्फिज्म होने लगता है, क्रिएटिज्म होने लगता है। ऐसे बच्चे ज्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर सकते और उनका स्ट्रगल भी एक अजीब टाइप का होने लगता है। तो इसीलिए प्रॉपर आपके डाइट में प्रॉपर आयोडीन का होना बहुत जरूरी होता है। क्लियर है? तो ये 3 टाइप ऑफ ग्रोथ अपने बॉडी में होता है, फिजिकल ग्रोथ, सेक्सुअल ग्रोथ एज वेल एज मेंटल ग्रोथ। क्लियर है? अगर हम लोग फिजिकल में बात करें, तो फिजिकल में भी आपके पास अलग अलग लेवल का होगा। जैसे आपके पास स्केलेटल का, मतलब कि स्केलेटन की बात करें, यस और नो, स्केलेटल हो गया। दूसरा आपके पास मस्क्यूलर हो गया, और कुछ आपके पास इंटरनल, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसके लिए, विसरल। इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल नाउ, यस और नो? Yes, हेलो? sir. Yes, sir. हाँ, तो इस तरीके से थायरॉक्सिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम करता है। क्लियर है? दिस इज मेंटल, ध्यान रहे। शुड आई मूव टू नेक्स्ट? दूसरा दूसरा इसका यूज लिखिएगा, दूसरा इसका फंक्शन लिखिएगा कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। आपने नाम सुना होगा बीएमआर के नाम से, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर इन शॉर्ट वी आर सेइंग। अरे बोलते कि नहीं बोलते? Yes, sir. बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसिकली थायरोक्सिन जो हार्मोन होती है, इट रेगुलेट्स द थायरोक्सिन। अच्छा, थायरोक्सिन को क्या मैं T4 लिख सकता हूँ? Yes, sir. अरे सारे बच्चे बोलो, Yes, sir. regulates BMR, basal metabolic rate in the body। मीन्स जो भी मेटाबॉलिज्म, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपके बॉडी में होती है, वो सारा का सारा रेगुलेट कौन करता है? T4 करता है। क्लियर है? अगर आपसे सवाल पूछे सर बीएमआर तो आपने लिखा दिया, बेसल मेटाबॉलिक रेट भी आपने लिखा दिया, लेकिन ये होता क्या है? कोई है जो मुझे एक्सप्लेन करेगा? सर रेस्ट पे हम लोग का बॉडी किस रेट पे मेटाबॉलिज्म करता है उसको व्हाट अबाउट अदर, एनीवन? कोई नहीं बताएगा? चलो कोई बात नहीं। तो इसका आप लोग डेफिनेशन लिखिए बीएमआर का, ये बेसिकली इट रेफर्स टू द मिनिमम amount of energy in the form of calorie, that our body requires for the complete normal function, yes or no? For to complete its normal function। कोई दिक्कत? बोलो। इसमें स्टाइल के पॉइंट लिखिएगा, अगर बीएमआर ज्यादा होगा तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा? कम होगा। But अब तो दोनों का आंसर ऑपोजिट हो गया, तय कर लीजिए कौन सा होना चाहिए, या कोई तीसरा भी है जो कुछ और कहेगा?
the minimum amount of energy in the form of calories that is required to complete its normal function, that is the BMR. मतलब किसी बॉडी का ऐसे BMR ज्यादा किसके में होगा, जिनका बॉडी हैवी होगा, आगे ना, क्लियर है। इसमें हम लोग बात करते हैं कि अगर BMR ज्यादा है, BMR ज्यादा है मतलब अगर BMR इंक्रीज होगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, क्लियर है, बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो कैलोरीज का बर्न भी होगा, अरे हाँ कि ना, ज्यादा कैलोरीज का बर्न होगा, ज्यादा फैट्स का बर्निंग होगी, इसका मतलब वेट का, जो बॉडी का वेट है उसका लॉस होगा या गेन होगा, Loss. तो इट विल लूजेस वेट। तो अपने क्लास में कुछ बच्चे हैं जो ऐसा कर सकते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, अरे बोलो। सो दिस हार्मोन that enhances the oxidative metabolism, what I'm saying, oxidative metabolism, that the body cells जिनकी वजह से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है and in the form of calories, so this hormone is also known as कैलोरीजेनिक हार्मोन। ये हमने पहले पढ़ा था, एक था, अच्छा हम लोगों ने पढ़ा था डायबिटोजेनिक हार्मोन, तो वैसे इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैलोरीजेनिक हार्मोन। अरे बोलो, क्योंकि उसमें कैलोरी का यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कैलोरीजेनिक हार्मोन। कोई दिक्कत है बताओ? यस। नेक्स्ट लिखेगा, नेक्स्ट फंक्शन लिखेगा तीसरा, मेटाबॉलिज्म। लिखा क्या? डन। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म आपसे ज्यादा कौन जानता है? अरे बोलो, बायोमोलिक्यूल्स में इतना डिटेल से आपने पढ़ा था, तब काम आएगा, ठीक है। तो वो सारे के सारे लिविंग रिएक्शन जो अपने लिविंग के बॉडी में होती है, ऑल दोज रिएक्शंस आर नोन एज लिविंग रिएक्शन एंड ऑल दोज लिविंग रिएक्शंस आर नोन एज मेटाबॉलिज्म। क्या मेरी बात समझ में आई? तो पहले हम लोग बात करते हैं फैट्स के बारे में, ठीक है। तो फैट का मेटाबॉलिज्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो सर थायरोक्सिन। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में का मेटाबॉलिज्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो मालूम चला कौन? थायरोक्सिन। उसी तरीके से प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो मालूम चला कौन? प्रोटीन। बोलो, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ, इसमें लिखिएगा दिस हार्मोन enhances enzyme activity of both synthesis as well as मतलब एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अरे बोलो, बात समझ में आई क्या? उसी तरीके से आपके पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है, इसका भी मेटाबॉलिज्म होगा। अरे होगा कि नहीं होगा बोलो? मींस जो आपके बॉडी में ब्लड शुगर है ये इंक्रीज होने से सो इट विल एक्ट एज डायबिटोजेनिक हार्मोन। अरे बोलो, इनकी वजह से क्या होगा? ब्लड शुगर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हेलो,
That's why we call it as diabetogenic hormone. कोई दिक्कत? नेक्स्ट आपके पास है प्रोटीन। इसमें कैटाबोलिज्म भी होती है, कैटाबोलिज्म एज वेल एज एनाबोलिज्म, लेकिन जो प्रीडोमिनेंटली है ना वो क्या है, एनाबोलिज्म। अरे बोले बात समझ में आई? प्रीडोमिनेंटली क्या है, एनाबोलिज्म। चौथे फंक्शन में लिखिएगा सीएनएस के बारे में, मतलब मेंटल डेवलपमेंट। अभी मैंने लिखा था ना फर्स्ट पॉइंट पे कुछ लाइन बना करके, इसमें लिखिएगा डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ सीएनएस। डेवलपमेंट, तो क्या ये हार्मोन इंपॉर्टेंट है या नहीं है? अगर नहीं होने से, नहीं तो आप ढंग से भी क्लास में बैठ पाते, ना तो ढंग से पेश आ पाते, फिर उल्टी पुल्टी हरकतें करते रहते, इसको बोलते हैं ना मेंटली इल। मैच्योरेशन ऑफ सीएनएस, सीएनएस का फुल फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस तरीके से लिखिएगा, एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस ये क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। गुड, आगे बढ़ो क्या? शुड आई मूव टू नेक्स्ट? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। कौन सा पांचवा पॉइंट था, छठा पॉइंट? हाँ, छठा पॉइंट लिखिएगा। आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का अच्छा खासा बैलेंस बना के रखता है, तो वी कैन से इट इज द मेंटेनेंस ऑफ H2O एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी, द इन्फ्लुएंस ऑफ थायराइड हार्मोन। खैर उसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आपको लिख लीजिए। अगला पॉइंट लिखिएगा, मेंटेनेंस ऑफ H2O एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी। सातवां पॉइंट लिखिएगा गोनेड्स पे। इट रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। गोनेड हटा करके लिखिए, रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जिन एडल्ट वुमेन में अगर थायरॉक्सिन की कमी होने लगती है तो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होने लगता है। इसका मतलब ये नहीं, अच्छा जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो खास तौर से जो हायर एज फीमेल्स है, जिसको हम लोग एडल्ट मेल बोल सकते हैं, उनमें थायराइड का प्रॉब्लम अक्सर पाया जाता है। तो उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, वो काफी फ्लैक्चुएट करता है। कभी 21 डेज का होगा तो कभी 35 डेज का हो जाएगा, कभी 24, मतलब इस बीच आपस में फ्लैक्चुएट करते रहेगा। और जो यंग फीमेल रहेगी, मींस आफ्टर प्यूबर्टी टू एक एडल्ट से पहले पहले जितने भी सारे फीमेल्स होंगी, तो उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक एवरेज मिनट पे एक मान लो अगर पिछले 24 का था तो इस बार फ्लैक्चुएट बहुत होते रहेगा 25 या 23, या 28 का है तो 26, 27, 29, 30 इसी के आसपास रहेगा। लेकिन जो हायर एज फीमेल्स है, इसको बोलते हैं एडल्ट फीमेल्स, इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है। सो वहां पर थायरॉक्सिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मतलब थायरॉइड ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। कोई दिक्कत? अरे बोलो। तो इनके पास एक ना मैकेनिज्म होती है। कैसा मैकेनिज्म होती है? जिनको हम लोग बोलते हैं सर्केडियन रिदम या 24 आवर साइकिल। अब देख, फॉर एग्जांपल जो 24 आवर साइकिल है आपके पास, क्या है? 24 आवर साइकिल है। अब मान लो किसी आप कोल्ड इन्वायरमेंट पे हो, तो आपको बॉडी को हीट चाहिए, यस और नो? तो इट विल एक्ट ऑन हाइपोथैलेमस, जिनकी वजह से क्या होगा, वहां से वो क्या करेगा, एंटेरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा, विच विल एक्ट ऑन थायराइड ग्लैंड, विच विल रिलीजेस थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि उसका लेवल बढ़ाएगा, आगे ना।
और इस तरीके से मेटाबॉलिक रिएक्शन बढ़ाएगा, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन बढ़ेगा। अभी हमने पढ़ा कि टेम्परेचर बॉडी का बढ़ेगा, यस और नो। जैसे ये काम नॉर्मल हो जाएगा तो ये वापस नेगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस पे, नेगेटिव फीडबैक देगा कहां पर, एंटेरियर पिट्यूटरी को, फिर वापस बैक टू नॉर्मल। तो इस तरीके से 24 आवर रिदम का साइकिल चलता रहता है। कोई दिक्कत है हाँ या ना?